हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका दोदानी एंड मैं फिर से आ गई हूं आपके लिए एक और सब टॉपिक लेके। सो मैम, हम लोग कहां पर हैं इस चैप्टर में? सो स्टूडेंट्स, जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था दैट इज क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये आपकी जो बिजनेस स्टडीज की पार्ट 2 बुक है क्लास 12 की, उसका फर्स्ट चैप्टर है। एंड ये जो चैप्टर है दिस विल बी नॉट ओनली हेल्पफुल इन क्लास 12 बट ऑल्सो इन योर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंसेज विच यू आर टारगेटिंग। सो ये वाला जो पर्टिकुलर चैप्टर है इसकी डीप नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहीं से ही आपका बेस बनता है। इसी चैप्टर का जिस्ट यानी सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस हमने क्लास 11th में पढ़ा था। येस और नो स्टूडेंट्स? सो क्लास 11th का वो चैप्टर आज बन चुका है फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्लास 12th में। एंड उसी सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस का एक टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं आज, दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजंस। यानी कि जब हम फाइनेंस अवेल कर रहे हैं, जब हम फाइनेंस मार्केट से अवेल कर रहे हैं तो हमारे जो डिसीजंस होते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजंस, वो किस प्रकार के होते हैं। और ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। सो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12 फॉर सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम एज वेल एज स्टूडेंट्स। हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 फॉर दिल्ली, यूपी, बिहार, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड होते हैं स्टूडेंट्स, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। एज वेल एज वी प्रोवाइड यू फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। बिजनेस स्टडीज की बात करूं तो मैंने आपको कंप्लीट कोर्स करवाया है, एज वेल एज हमने पूरे MIQs, MCQs, NCERT सॉल्यूशंस A to Z पूरी प्रिपरेशन के कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में। हर चैप्टर एंड होने के बाद आपको वन शॉट रिवीजन भी प्रोवाइड होता है जो संडेज के दिन अपलोड होता है। CBSE सैम्पल पेपर सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड हो चुका है स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर 2024 टू 2025 क्लास 12 का। इसके अलावा स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए एक अमेजिंग सी सीरीज चालू की थी जिसका नाम था एग्जाम बेस्ड केस स्टडी सीरीज। तो दैट इज ऑल्सो इन द यूट्यूब चैनल एज वेल एज इन आवर ऐप एंड वेबसाइट। तो आप इन सारे रिसोर्सेज का बेनिफिट उठाइए एंड स्कोर 80 on 80 बिजनेस स्टडीज इन क्लास 12 बिकॉज 20 मार्क्स तो आप ही के हाथ में है, दैट इज द प्रोजेक्ट मार्क्स। येस और नो स्टूडेंट्स? तो फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपका अभी करंट प्रिपरेशन स्टेटस क्या है आफ्टर योर एग्जाम्स ऑफ टर्म 1, क्योंकि करंट प्रिपरेशन स्टेटस से ये पता चलेगा स्टूडेंट्स की और कितनी तैयारी करनी है एज वेल एज कहाँ कहाँ आप लैक कर रहे हो। डू लेट मी नो अभी के अभी इन द कमेंट बॉक्स। एंड इसके बाद पॉज करके वीडियो एंड ये वाला पूरा सेशन देखना। और ये सेशन की एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें हर एक टॉपिक से ऑल्टरनेटिवली क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन द प्रीवियस एग्जामिनेशन। सो इसका हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल बजटिंग डिसीजंस को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ये 4 मार्क्स क्वेश्चन था पिछले साल वाले पेपर में, यानी प्रीवियस 2 years पहले ये पूछा गया था। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को MCQ में पूछा गया था इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडीज। आपके CBSE सैम्पल पेपर में भी उसका क्वेश्चन है। सो स्टूडेंट्स, इसलिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे एरियाज पूछे जाएंगे। यस और नो? सो चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को एंड लेट्स प्रोसीड टू द आर्ट ऑफ लर्निंग दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजंस। चलिए, सो फाइनेंशियल डिसीजंस जो हैं उसमें मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के अंदर हमारे 2 इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं, एक होते हैं लॉन्ग टर्म, एक होते हैं शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को हम कैपिटल बजटिंग डिसीजंस बोलते हैं और उसके फैक्टर्स दोनों मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजंस बोलते हैं। तो वर्किंग कैपिटल में जो खर्चे होते हैं उसके डिसीजंस को बोलते हैं एंड वो हमारा शॉर्ट टर्म ही रहता है एंड दैट इज नॉट कवर्ड इन योर सिलेबस टू डीपली लाइक फैक्टर्स एंड ऑल, दैट इज ओनली द बेसिक मीनिंग पार्ट। एंड अभी जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ दिस इज द सेकेंड फाइनेंशियल डिसीजन, दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन। इसके बाद एक और आएगा थर्ड, है ना, वो भी हम कवर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन फाइनेंशियल डिसीजंस के अंदर फाइनेंसिंग डिसीजंस। ओके, सो दिस डिसीजन इज अबाउट द क्वांटम ऑफ फाइनेंस टू बी रेज्ड फ्रॉम वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज। ठीक है, अब क्वांटम ऑफ फाइनेंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? क्वांटम ऑफ फाइनेंस मतलब कितने रुपए आप मार्केट से उठाना चाहते हैं, कितने रुपए आप फंडिंग लेना चाहते हैं मार्केट से, है ना, वो भी लॉन्ग टर्म फंडिंग, यानी 1 साल में आपको पे नहीं करना है, आप लॉन्ग टर्म ले रहे हैं। विद द प्रोजेक्ट यू विल पे द अमाउंट। शॉर्ट टर्म सोर्सेज आर स्टडीड अंडर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो जितने भी शॉर्ट टर्म सोर्सेज हैं ऑफ रेजिंग फाइनेंस हम वो कहाँ पढ़ते हैं? वर्किंग कैपिटल के मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस अवेलेबल सोर्सेज, द मेन
sources of funds for a firm are shareholders funds and borrowed funds. ठीक है, shareholders funds refer to equity capital and the retained earnings, and borrowed funds refer to the finance raised through debentures and other forms of debt. अब आप बोलोगे मैम ये तो हमें पता है, हमने क्लास 11 में ही पढ़ चुके हैं, अभी इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या रिलेवेंट है आप वो बताइए, यस और नो, क्योंकि ये क्लास 11th में इसका जिस्ट आप पढ़ चुके हो कि कितने सोर्सेस ऑफ फाइनेंस होते हैं, बोरोड, शेयर होल्डर्स फंड्स. तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ फाइनेंसिंग डिसीजंस को लेके. ओके, नाउ स्टूडेंट्स लेट्स टेक एन एग्जांपल. Amita Foods Private Limited. So students, Amita Foods Private Limited एक ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन. अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है. ये लोग क्या क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, इनके पास फैक्ट्री है, फैक्ट्री सेटअप है जिसमें ये लोग कुछ आइटम्स मैन्युफैक्चर करते हैं. कौन कौन से आइटम्स मैन्युफैक्चर करते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स सी. सबसे पहले ये मैदा बनाते हैं, उसके बाद दे मेक सूजी यानी सेमोलिना. सूजी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सेमोलिना. और मैदे को क्या बोलते हैं, रिफाइंड फ्लावर, रिफाइंड व्हीट फ्लावर. ये लोग ग्राम फ्लावर बनाते हैं यानी कि बेसन, और इनका व्हीट फ्लावर भी होता है जो कि ऑर्गेनिक व्हीट फ्लावर है. अब इनकी फैक्ट्री को चलते चलते काफ़ी समय हो चुका है, लाइक 6 years हो चुके हैं. अभी तक ये लोग बूटस्ट्रैप थे, यानी जितनी अर्निंग हो रही थी उसी से ही आगे प्रोडक्शन कर रहे थे. ये लोग बूटस्ट्रैप थे, खुद का पैसा लगा रहे थे अभी तक, ठीक है. अब ये जो फैक्ट्री थी, दिस वॉज इन इंडिया, अ स्मॉल प्लेस इन इंडिया कॉल्ड एज रीवा. ये फैक्ट्री रीवा में थी. अब इन्होंने सोचा कि हमने रीवा में तो अच्छी जगह बना ली है, रीवा के पास ही, ज़्यादा दूर नहीं, बहुत ही पास ही सिंगरौली है जहाँ पर कोल का काफ़ी अच्छा व्यापार है. बट ये वाली जो इंडस्ट्री है वहाँ नहीं है, तो ये काफ़ी चलेगी, बस हमें रिसोर्सेज देखना है. तो उन्होंने विद इन ऐसे ट्रांसफ़र किया, उन्होंने सोचा कि हम एक फैक्ट्री वहाँ पर भी खोलते हैं. तो इनके पास फंड्स नहीं थे उस सबको सेटअप करने के लिए. सो इन्होंने क्या किया कि अपनी कंपनी के थ्रू इन्होंने रीवा में फैक्ट्री बनाने का सोचा. तो फैक्ट्री बनाने में जो कॉस्ट लगती है, लेट्स अज्यूम 5 करोड़ तो सेटअप कॉस्ट ही है, ठीक है. अगर हाई स्केल पे करनी है तो 5 करोड़ इनिशियली लगेंगे ही लगेंगे. फिर तो रॉ मटेरियल वगैरह सब आ जाएगा, फिर वहाँ पे हमें स्टाफ वगैरह की हायरिंग करनी पड़ेगी, बाकी अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे, तो 2 करोड़ मान के चलते हैं. ये बहुत ही बड़े स्केल पे सिंगरौली में चालू करना चाहते हैं फैक्ट्री, ठीक है स्टूडेंट्स. सो इतने पैसे चाहिए, और इनके पास अभी इनकी सेविंग्स में, लेट्स अज्यूम कि इनके पास इनकी सेविंग्स में केवल 1.5 करोड़ है, और ऑपरेशंस मनी इनके पास अलग है, जो इस फैक्ट्री को, जो रीवा में फैक्ट्री है इसको चलाने में मदद आएगी, वो अलग है. बट इनके पास अभी केवल एक्स्ट्रा में 1.5 करोड़ है. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर किए, है ना. तो इन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं कि हम ना बैंक लोन ले लेते हैं, बैंक लोन ले लेते हैं, और इस बैंक लोन में हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाएंगे बैंक को. तो ये लोग HDFC बैंक के पास गए लोन लेने के लिए. सो HDFC बैंक ने बोला कि आपको कुछ तो गिरवी रखना पड़ेगा, यानी कोलेट्रल रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो रिटेन्ड अर्निंग्स है वो केवल 1.5 CR है. मान लो आपका बिजनेस नहीं चला तो आप हमें रीपे कैसे करोगे, आप हमसे 7 करोड़ का लोन मांग रहे हैं, इट इज़ अ ह्यूज अमाउंट. एंड वो भी हो सकता है कि हमें सिंडिकेशन करना पड़े, यानी हमें मल्टीपल बैंक्स के साथ जुड़ के आपको ये लोन देना पड़े. सो इन्होंने सोचा कि नहीं, किसी भी हालत में फैक्ट्री गिरवी तो नहीं रखेंगे, इट इज़ वेरी रिस्की. मान लो अगर बैंक लोन नहीं हो पाया तो फिर फैक्ट्री तो हम, बैंक लोन जो है वो बैंक लोन रीपे नहीं हो पाया तो फैक्ट्री हम लूज़ नहीं कर सकते, ठीक है. तो इन्होंने फिर और तिकड़म लगाई, इन्होंने सोचा एक काम करते हैं कि अपन ना शेयर्स बेच देते हैं, अपनी कंपनी को, प्राइवेट कंपनी जो है उसको पब्लिक में कन्वर्ट करते हैं, और फिर उसका IPO रेस करके, IPO निकाल के शेयर्स सेल करते हैं,
ठीक है। तो ये वाला आइडिया उन्हें बहुत अच्छा लगा क्योंकि इनकी कंपनी बहुत पॉपुलर थी, इसके शेयर्स आएंगे तो लोग खरीदेंगे तो ऑटोमेटिकली हाँ शेयर होल्डर्स ओनर्स बन जाएंगे। बट येस दिस इज द सेफर साइड क्योंकि डिविडेंड एक समय बाद ही पे करना है, ठीक है, शेयर होल्डर्स की जो रिटर्न होता है। फिर उन्होंने एक और ऑप्शन सोचा कि क्यों ना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI से सपोर्ट लिया जाए, क्योंकि IDBI फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन प्रोवाइड करता है टू दिस काइंड ऑफ एंटरप्राइजेस जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, बट उसकी भी बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम किसी वेंचर कैपिटलिस्ट को अप्रोच करें, है ना, क्यों ना किसी वेंचर कैपिटलिस्ट को अप्रोच करें जो कि हमारी फैक्ट्री में इन्वेस्ट कर दे, है ना, हम उसको उसके हिसाब से इक्विटी दे देंगे, लाइक 12% इक्विटी, है ना, सिंगरौली वाली फैक्ट्री में। सो वेंचर कैपिटलिस्ट का भी ऑप्शन इन्होंने सोचा। एक और ऑप्शन इन्होंने सोचा कि इन सब का कॉम्बिनेशन कर लेते हैं कि कुछ बेसिक अमाउंट बैंक लोन ले लिया, कुछ अमाउंट वेंचर कैपिटलिस्ट से रेस कर लिया, कुछ अमाउंट हमने IDBI से रेस कर लिया, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ फंड्स देखते हैं, ठीक है। सो इन्होंने एट द एंड बहुत सारे सोर्सेज को एनालाइज करके दे फिगर्ड इट आउट कि कैसे इस अमाउंट को इनको अवेल करना है। तो इन्होंने सोचा सबसे पहले तो स्टूडेंट्स कि हम क्या करेंगे, 3 करोड़ का बैंक लोन देंगे। बैंक बिना कोलेट्रल के 3 करोड़ का लोन देने के लिए तैयार है, तो 3 करोड़ का बैंक लोन लेंगे जिसका ब्याज वगैरह फिक्स हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने सोचा कि हम लोग बचे हुए 4 करोड़ जो हैं ये किसी वेंचर कैपिटलिस्ट से लेंगे, ठीक है। तो बैंक लोन तो इन्हें मिल गया, वेंचर कैपिटलिस्ट के पास गए तो वेंचर कैपिटलिस्ट को ये समझा नहीं पाए कि वहाँ पे क्या करेंगे सिंगरौली वाली फैक्ट्री में, तो वेंचर कैपिटलिस्ट ने पैसे नहीं दिए मतलब उसने बोला कि आपका प्रोजेक्ट मुझे सही नहीं लग रहा, उसने पैसे ही नहीं दिए। तो अब इनके पास क्या सोर्सेज बचते हैं, तो इन्होंने सोचा कि मैं क्या करता हूँ, ये जो इनके ओनर थे इन्होंने सोचा कि हमारे जो 1.5 CR है वो तो पड़े ही हैं हमारे पास, उस रिटेन्ड अर्निंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो अब शॉर्ट कितना बच रहा था, देखो 4.5 CR तो इनके पास हो चुका है, तो इन्होंने सोचा अब ना अपन इसके ऑपरेशंस चालू करते हैं, लाइक इसको बनाना चालू करते हैं। धीरे धीरे जैसे इस फैक्ट्री में अर्निंग होती जाएगी, अर्निंग जितनी होती जाएगी अपन उसमें लगाते जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा सेटअप में बट वो निजी हो जाएगी और हमारे पास एक ही कर्जा रहेगा, वो होगा बैंक लोन जो हम धीरे धीरे चुका पाएंगे, ठीक है। सो इन्होंने इस तरीके से पूरा फिगर आउट कर लिया अपना फाइनेंसिंग डिसीजन जो सेफर भी था, जो इनकी पॉकेट्स पे ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं था, और ये भले ही थोड़ा टाइम लगेगा सिंगरौली वाली फैक्ट्री सेट होने में बट यहाँ पर इनकी उधारी इतनी ज़्यादा नहीं है। वो 3 करोड़ का जो बैंक लोन है वो भी ये रीपे करेंगे एज वेल एज सिंगरौली वाली फैक्ट्री के लिए अपने प्रॉफिट्स में से कुछ शेयर निकालेंगे। इसके लिए इन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई, प्लानिंग करी कि यहाँ पर हम प्रोडक्शन को 3 स्केल बढ़ा रहे हैं एंड और भी बायर्स को हम अप्रोच करेंगे, ठीक है, ताकि हमारा प्रोडक्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम बिके। और वो हाई क्वालिटी का, ये जो ग्रोसरी आइटम्स है हाई क्वालिटी के सेल करते थे, इसलिए ये जो प्लान है वो सक्सेसफुल भी हो पाया। इस तरीके के डिसीजंस को स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजंस, यानी मार्केट से पैसा उठाना है या नहीं, कौन से सोर्सेज ऑफ फंड से पैसा उठाना है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, कितने समय रिपेमेंट पीरियड क्या होगा, ब्याज क्या होगा जो हमें देना पड़ेगा, इस तरीके के डिसीजंस को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल डिसीजंस। अगर आप शेयर्स बेच रहे हो तो वो ओनर्स फंड्स होते हैं, अगर आप मार्केट से पैसा उठा रहे हो, बैंक लोन ले रहे हो, डिबेंचर्स बेच रहे हो, या फिर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ये वाला केस था रिटेन अर्निंग्स यूज़ कर रहे हो, रिटेन अर्निंग्स तो अपना खुद का पैसा होता है, ठीक है, जो हमारी जमा पूंजी है। तो शेयर होल्डर्स फंड्स यानी हमारे खुद के ओनर्स फंड्स, वो हमारे ओनर्स होते हैं। बोरोड फंड्स में सब आ जाते हैं, डिबेंचर्स, बैंक लोन, है ना, लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशन से लोन, नॉन करेंट लाइबिलिटी, सब कुछ आ जाता है, ठीक है। सो बोरोड फंड्स में ये सारी चीज़ें कवर हो जाती है। सो बोरोड फंड्स पे कम रिलाई करना चाहिए, जितना हो सके अपने पास जो पैसे हैं उसी पे ही रिलाई करना चाहिए। सो आई होप आपको इनिशियली पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर हो गया होगा कि डिसीजन किस रिगार्डिंग है फाइनेंसिंग डिसीजन में, कि कितने रुपए मार्केट से उठाने हैं, ठीक है। नाउ शॉर्ट टर्म सोर्सेज को क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स ना। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन करते हैं बाकी सारे सोर्सेज का। मेन सोर्सेज फॉर अ फर्म आर शेयर होल्डर्स फंड्स एंड बोरोड फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स मतलब जब कंपनी शेयर बेच के पैसा मार्केट से रेज करती है, जिसको बोलते हैं फंड रेजिंग थ्रू द इशू ऑफ शेयर्स। और बोरोड फंड्स मतलब जब या तो कंपनी कर्जा ले रही है इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स, बैंक लोन एक्सेट्रा, ठीक है, या फिर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन, या किसी पर्सन से एज ए मनी लेंडर लोन, या फिर फैमिली वालों से ही लोन ले लेना। सो ये सब बोरोड फंड्स आते हैं जिनको हमें एक समय के बाद
वापस करना ही पड़ेगा, ये एक तरह का कर्जा है। तो बोलते हैं ना कि चिंता चिता के समान है, वो कर्जा भी वैसा ही होता है, कर्जा जितना ज्यादा उतना बिजनेस रिस्क में होता है। बट ये भी एक कहावत है कि मोर रिस्क मोर रिटर्न, है ना, तो रिस्क लोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे। सो देयर आर टू थिंग्स विच आर पैरेलली रोमिंग। सो आपको एक चीज पे सिलेक्ट करना पड़ता है, आप कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हो रिगार्डिंग द सोर्स ऑफ फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स को इक्विटी कैपिटल बोलते हैं और ये रिटेन्ड अर्निंग्स भी इसी में इंक्लूड होती है। और बोरोड फंड्स को क्या बोलते हैं, फाइनेंस रेज टू डिबेंचर्स और बैंक लोन, ठीक है, या फिर अदर फॉर्म्स ऑफ डेट। डेट मतलब कर्जा, ठीक है। सो फर्म हैज टू डिसाइड द प्रपोर्शन ऑफ फंड्स टू बी रेज फ्रॉम सोर्सेज। तो फर्म को डिसाइड करना है कितने रुपए कौन से सोर्स ऑफ फंड से रेज करने हैं, शेयर से कितना अमाउंट रेज करना है, बैंक लोन लेके कितना अमाउंट रेज करना है, डिबेंचर बेच के कितना अमाउंट रेज करना है, ये सब फर्म को डिसाइड करना पड़ेगा। फर्म मतलब कंपनी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स हैव टू बी पेड रिगार्डलेस ऑफ वेदर और नॉट द फर्म हैज अर्नड अ प्रॉफिट। अगर आप बैंक लोन लेते हो, ठीक है, घर बनाने के लिए, घर बना चाहे नहीं, आपको बैंक का ब्याज तो देना ही पड़ेगा। यस और नो, सेम हियर। फैक्ट्री चलाने के लिए आप बैंक लोन ले रहे हो, आप फैक्ट्री चलाओ नहीं चलाओ, बंद कर दो, उसका ब्याज देना पड़ेगा, नहीं दोगे वो आके नीलामी का बोर्ड लगा देगा, ठीक है, जो भी आपने कोलेट्रल रखा है उस पे। सो इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स हैव टू बी पेड रिगार्डलेस ऑफ वेदर और नॉट फर्म हैज अर्न प्रॉफिट। चाहे प्रॉफिट हो चाहे नहीं, बैंक आपकी एक बात नहीं सुनेगा। दे आर वेरी स्ट्रिक्ट विद देयर रूल्स एंड रेगुलेशन एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। वो बोलते हैं आपने ब्याज नहीं दिया, हम आपको 1 मोहलत देंगे, 2 मोहलत देंगे, 3 मोहलत देंगे, 4 देंगे, उसके बाद इंटरेस्ट कंपाउंड होता जाएगा। एंड फिर भी अगर आप नहीं सुधरे तो वो आपकी प्रॉपर्टी नीलाम कर देंगे। बैंक्स आर दिस लेवल रिग्रेस, इसलिए बैंक लोन थोड़ा रिस्की होता है, ओके। लाइकवाइज द बोरोड फंड्स हैव टू बी रीपेड एट अ फिक्स टाइम, है ना। एंड ऐसा भी होता है कि बोरोड फंड जैसे डिबेंचर्स हैं, ठीक है, उनका एक मैच्योरिटी पीरियड है, आपको फिक्स टाइम पे पे करना ही करना है। बैंक लोन फिक्स टाइम पे करना ही करना है। शेयर होल्डर्स फंड्स इजी होते हैं, बट अगेन शेयर होल्डर्स आपकी कंपनी में आते हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर हैं तो उनका आपकी मैनेजमेंट में भी से होता है। सो हर चीज के प्रॉस भी हैं, कॉन्स भी हैं। सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस को डिटेल में हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, उसी का यूज यहाँ पे हो रहा है कि वो कौन से सोर्सेस हैं जिनका कॉम्बिनेशन हम सिलेक्ट करें ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की मनी रिक्वायरमेंट फ्रॉम द फाइनेंसिंग डिसीजन पूरी हो पाए। Yes or no students? I hope ये भी आपको समझ में आ गया। Now the risk of default on payment is known as financial risk, है ना। Risk of default on payment is known as financial risk. Has to be considered by a firm likely to have insufficient shareholders to make these fixed payments. Yes or no? सो अगर आप कोई फाइनेंसिंग डिसीजन ले रहे हो, ठीक है, उस फाइनेंसिंग डिसीजन में जो आपने डिसीजन लिया है दैट इज अ बोरोड फंड, आपने बाहर से पैसा उठाया, कर्जा लिया आपने और आप ब्याज नहीं दे पा रहे, अब उसको क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल रिस्क, है ना। तो रिस्क ऑन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट, उसको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है। मान लीजिए आपका कोई क्रेडिटर था, आपने उससे क्रेडिट परचेजेस की, अब आपको उसे पैसे देने हैं, बट आपके पास वो अमाउंट नहीं है पैसे देने का, तो वो किसके मत्थे आ जाएगा कि शेयर होल्डर्स को पता चल जाएगा कि ये कंपनी की तो ये हालत है। येस और नो? सो by a firm likely to have insufficient shareholders to make these fixed पेमेंट्स। सो शेयर होल्डर्स हो सकता है सफिशिएंट ना हो सकता है, कंपनी को उतना प्रॉफिट ना हुआ हो, कोई भी चीज़ हो सकती है। नाउ शेयर होल्डर्स फंड्स ऑन द अदर हैंड इन्वॉल्व नो कमिटमेंट रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ रिटर्न्स एंड द रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। यहाँ पर जिन शेयर होल्डर्स की बात हो रही है स्टूडेंट्स, वो हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। नहीं तो प्रेफरेंस वाले तो कंपनी का गला पकड़ लेते हैं जब अगर रीपेमेंट नहीं हुई डिविडेंड की, है ना, तो प्रेफरेंस वाले नहीं सुनते। तो यहाँ किसकी बात हो रही है, इक्विटी शेयर होल्डर्स की। इक्विटी शेयर होल्डर्स वो मामा होते हैं जिनको आते से ही परस के क्या चाहिए, समोसे, कचौड़ी, है ना, नूडल्स वगैरह। उनको अगर खातिरदारी नहीं करो तो वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हम तो आप ही की फैमिली के हैं ना, हम तो आपके साथ अंत तक हैं। पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या बोलते हैं, हमारी खातिरदारी भी करो, हमें टाइम टू टाइम खर्चियाँ मिलती रहनी चाहिए, और अगर नहीं दी तो तुम सोच लेना तुमसे रिश्ता खत्म, सीधे कोर्ट पे मिलेंगे। सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर द राइवलरीज ऑफ द फैमिली एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द फैमिली। यस और नो? इस तरह से समझा करो। तो ये जो लाइन लिखी है, तीनों लाइन, शेयर होल्डर्स फंड्स ऑन द अदर हैंड इन्वॉल्व नो कमिटमेंट रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ रिटर्न। एक शेयर होल्डर अगर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करा, उसे क्या चाहिए, डिविडेंड चाहिए। प्रेफरेंस शेयर होल्डर होगा, बोलेगा मेरे को इस तारीख पे डिविडेंड चाहिए, नहीं पे करोगे तो इतने ब्याज के साथ चाहिए। एंड अगर फिर भी नहीं किया तो मिलते हैं कोर्ट में। इक्विटी शेयर
शेयर बोलेगा डिविडेंड पे नहीं कर रहे हो, प्रॉफिट नहीं है, कोई बात नहीं, हम तो आप ही के हैं ना, हम आपका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा, वाइंडिंग अप के टाइम पे दे देना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बस परेशान मत हो, है ना, मेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं होने चाहिए आपको। सो ये इक्विटी शेयर होल्डर की बात हो रही है कि शेयर होल्डर्स को रीपेमेंट करना पड़ता है कैपिटल का, ठीक है। अब A firm therefore needs to have a judicious mix of both debt and equity. एक आइडियल फर्म वही होती है जो कर्जा और इक्विटी दोनों में एक बैलेंस बना के चले, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस बुक बैलेंस, ठीक है। कहावत होती है कॉमर्स वर्ल्ड में, बैलेंस बुक बैलेंस, ठीक है। बैलेंस बुक बैलेंस मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि आप डेट और इक्विटी में बैलेंस करके चलो, yes or no. Now in making financing decision which may be debt, equity, preference shares, capital and retained earnings. retained earnings क्या होती है, हमारी खुद की जमा पूंजी, वो सबसे सेफेस्ट होती है, बट एक्सपेंशन के टाइम पे retained earnings का अमाउंट बिल्कुल छोटा सा दिखने लगता है, इसलिए शेयर होल्डर्स, बोरोड फंड सबकी जरूरत होती है अगर हमें आगे बढ़ना है तो, ठीक है। नाउ से ये भी आपको समझ में आ चुका है, आई होप। So the cost of each type of finance has to be estimated. Some sources may be cheaper than others, है ना। तो जो भी आप फाइनेंस अवेल कर रहे हो उसका कॉस्ट एस्टिमेट करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कोई सोर्स चीपर हो अदर्स से, जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है आपको बैंक लोन किसी गवर्नमेंट बैंक से, आपको बैंक लोन जो है शेड्यूल 1 बैंक से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर मात्र 4% पे मिल गया, क्योंकि आप देश की इकोनॉमी में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। सो वो आपके लिए चीपर सोर्स हो गया। एंड किसी को बैंक लोन बिना कोलेट्रल के मिलेगा नहीं, तो उसके लिए बैंक लोन क्या हो जाएगा, उसके लिए बैंक लोन हो जाएगा बहुत ही हाई रिस्क वाला सोर्स। यस और नो। रिटेन अर्निंग सबसे इजी होता है, उसमें ज़्यादा कॉस्ट लग नहीं रही, वो आपका खुद की जमा पूंजी है। इक्विटी शेयर होल्डर में क्या होता है, वो पैसा लेके आता है, उस पैसे का प्रॉपर मैनेजमेंट देखना पड़ता है, तो हर चीज़ रिस्क के साथ आती है। यस, For example, debt is considered to be the cheapest of all sources. Tax deductibility of interest makes it still cheaper. ये बात लिखी तो सही है किताबों में, बट स्टूडेंट्स आप खुद बताइए, कर्जा लेना कभी चीपर होता है? बैंक लोन लो, नहीं चुकाओ तो बैंक आ जाएगी। तो डेट आज के ज़माने में लोग सोचते हैं ओ EMI कल्चर इज़ देयर, एवरीथिंग कैन बी बॉट ऑन EMI, बट जब वो तारीख आती है ना EMI पे करने की, तो सबके मुंह बन जाते हैं कि अरे यार व्हाई डिड आई बॉट दिस, क्या इतना ज़रूरी था ये प्रोडक्ट लेना कि आज मेरी तनख्वाह में से आधी तनख्वाह तो EMI चले जा रही है। यस और नो। तो ये डेट लिखा जरूर है कि डेट सबसे चीपर होता है, नहीं, डेट एक्चुअली वहाँ पर एक एम्प्लॉय की मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है एंड बिजनेस की मेंटल हेल्थ पे। यस और नो। सो इसलिए यहाँ पे लिखा ज़रूर है, क्योंकि आपकी बुक्स उतनी अपडेट नहीं हुई एज़ पर द 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी में अगर आप EMIs के कंपनीज ने जो लोन्स लिए हुए हैं फॉर रनिंग देयर बिजनेस ऑपरेशन, उनकी अगर हालत समझें तो आपको पता चलेगा कि वाई दे आर डूइंग ले ऑफ्स। Okay, now associated risk is also different for each source. Example, it is necessary to pay interest on debt and redeem the principal amount on maturity. ये ज़रूरी है। अब डिबेंचर आप इशू कर रहे हो, मैच्योरिटी पे रिडीम करने पड़ेंगे, टाइम टू टाइम ब्याज देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो डिबेंचर होल्डर आप पे केस कर देगा। यस और नो। और सिक्योर्ड हो तो आपके एसेट्स उठा के ले जाएगा अपना पैसा रिकवरी करने के लिए, वसूली भाई बन जाएगा वो वहाँ पे। देयर इज नो सच कंपल्शन टू पे एनी डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स बोलते हैं कि हम आपके साथ ही हैं, हमें बस मैनेजमेंट में बोलने का हक चाहिए, हमें डिविडेंड आप लास्ट में भी पे करेंगे तो भी चलेगा, ज़्यादा हो ज़्यादा पे कर देना, कम हो कम पे कर देना, वाइंडिंग अप के टाइम पर देख लेंगे अपन लोग, ठीक है। दस देयर इज सम अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क इन डेट फाइनेंसिंग। इक्विटी शेयर होल्डर में तो चलो चल जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोलता है टाइम टू टाइम फिक्स पेमेंट चाहिए मेरे को, है ना, ऊपर से इंटरेस्ट पेमेंट भी फिक्स चाहिए, मैच्योरिटी पीरियड भी फिक्स है, यही तारीख पे चाहिए, तारीख एक भी आगे नहीं होनी चाहिए। सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर कंपनी के साथ ही नहीं होते, इक्विटी होते हैं, तो इक्विटी में थोड़ी सी कम रिस्क है एज कम्पेयर टू द डेट, बट प्रेफरेंस में वही ज़्यादा है जो आपकी बुक में कवर नहीं है प्रेफरेंस शेयर्स। नाउ The overall financial risk depends upon the proportion of debt in the total capital, है ना। फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है कि आपका जो टोटल कैपिटल है, यानी आपकी जितनी जमा पूंजी है बिजनेस को चलाने के लिए, इस जमा पूंजी, मान लो ये जमा पूंजी है 12 करोड़ और इसमें 3 करोड़ आपने कर्जा लिया हुआ है, सो ये आपकी फाइनेंशियल रिस्क है, क्योंकि आपको चुकाना है वापस, कर्जा मतलब चुकाना, ठीक है। सो कर्जा तो चुकाना ही पड़ेगा। The fundraising exercise also cost something. This is called as flotation cost. मान लो अगर आप शेयर इशू कर रहे हो, आप शेयर बेच रहे हो, आपको प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ेगा, आपको कंपनी के जो
अर्निंग पर शेयर है, ये सब कैलकुलेट करके एनुअल रिटर्न बनानी पड़ेगी, जिसको एनुअल रिटर्न की कॉपी बनानी पड़ेगी, जिसको देख के शेयर होल्डर्स निवेश करें, वेबसाइट पे आपको पब्लिश करवाना पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टिंग होगी, ये सारे फॉर्मेशन मतलब इशूइंग एक्सपेंसेस भी तो हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट। कोई भी सोर्स ऑफ फंड को अवेल करने के लिए भी पैसे लगते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट। आप डिबेंचर बेच रहे हो, प्रोसेस फॉलो करो, उस प्रोसेस को फॉलो करने के पैसे लगते हैं। आरओसी भी फीस ले लेता है हर बात की, सो इसको क्या बोलते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट। आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ठीक है। सो इट मस्ट बी कंसिडर्ड व्हाइल इवैल्यूएटिंग डिफरेंट सोर्सेज। फाइनेंसिंग डिसीजन इज दस कंसर्न्ड विद द डिसीजंस अबाउट हाउ मच इज टू बी रेज्ड फ्रॉम विच सोर्स। अब आ गए ये लोग क्रक्स पे कि कितने पैसे रेज करने हैं मार्केट से और कौन से सोर्स ऑफ फंड से, इक्विटी से रेज करने हैं, शेयर बेचने हैं या डिबेंचर बेचने हैं या फिर बैंक लोन लेना है या वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाना है, कौन से सोर्स ऑफ फंड को अवेल करना है, ठीक है। दिस डिसीजन डिटरमाइंस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ एंटरप्राइज। और ये ही डिसीजन आपको बताता है कि हमारी एंटरप्राइज कितनी काबिल है, कितना उसका मार्केट में से है। अगर आपको मार्केट वाले पैसे नहीं दे तो समझ जाओ कि आप तो नीलवटे सन्नाटा होके बैठे हो, है ना। यानी आपको लग रहा है कि आपका बिजनेस अच्छा है, बट बिजनेस अच्छा नहीं, कहीं ना कहीं क्रेडिट वर्दिनेस कम है, तभी आपको लोन नहीं मिल पा रहा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप फाइनेंसिंग डिसीजंस आपको अच्छे से समझ आया। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम फैक्टर्स पढ़ेंगे इसी के ही। सो स्टूडेंट्स, आप सभी मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th फॉर सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम। जितनी भी एजुकेशन आपको मैग्नेट ब्रेन्स में प्रोवाइड होती है दैट इज इन हाई क्वालिटी, 100% फ्री। हर क्लास के ई नोट्स एंड ई बुक्स भी हैं। अगर आप किसी भी क्लास में आपको नोट्स बनाने में दिक्कत होती है, यू कैन श्योरली अवेल अवर ई नोट्स एंड ई बुक्स फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। ये है हमारी एप्लीकेशन और वेबसाइट। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपने ऑलरेडी इसको अवेल करके रखा है, एप्लीकेशन और वेबसाइट को आपने एक्सेस करके रखा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर सिस्टमैटिकली हर क्लास का आपको मिलेगा फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। एंड स्टूडेंट्स, ये हमारे हिंदी मीडियम के स्टेट बोर्ड्स हैं। सो आप बोलोगे मैम मतलब, सो हमारा एक और चैनल है बाय नेम ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल। सो वहाँ पर हम 6 to 12 तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं फॉर ऑल दीज स्टेट बोर्ड्स। कौन कौन से स्टेट बोर्ड्स हैं, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। स्टूडेंट्स, वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी हैं एंड डेफिनेटली आपका क्रैश कोर्स अराउंड दिसंबर चालू होगा, जिसमें हम कंप्लीट रिवीजन करेंगे एक एक चीज़ का। एज वेल एज स्टूडेंट्स, हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलती है आपको हर एक क्लास की। ये हमारा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताई थी। एज वेल एज आपको क्या करना है, हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप को जरूर फॉलो करना। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।